हेलो गाइस, जय हिंद। सबसे पहले आपको ईद की मुबारक हो सबको। तो इसके साथ साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ठीक है। आज हम देखेंगे क्या कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है ना। एफआईआर क्या होती है और एनसीआर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चार्जशीट क्या होती है, ठीक है ना। हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट वगैरह क्या है, ठीक है ना। उसके बाद कॉग्निजेबल क्या होता है, वो जुर्म जो जैसे कत्ल किया हो किसी ने, ठीक है ना। संगीन जुर्म, जिसको क्या बोलेंगे, संगीन, ठीक है ना। तो नॉन कॉग्निजेबल हो गया जो इतना खतरनाक नहीं होता, वो एक नॉर्मल मैटर पे होता है। संगीन जुर्म जैसे आपने मान लो कि किसी का कत्ल कर दिया है, ठीक है ना। आपने कत्ल कर दिया है, वो हो गया संगीन जुर्म, ठीक है ना। एफआईआर जिसमें एफआईआर दर्ज होती है। कॉग्निजेबल सीधा यहाँ से देखो, आप लफ्ज़ से बताएं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। कॉग्निजेबल हो गया जो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। नॉन हो गया जिसमें नाट लगता है, जो इतना खतरनाक नहीं है सब, ठीक है ना। कॉग्निजेबल जो खतरनाक है, जिसमें कत्ल वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो एफआईआर हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रोड, जो कि हम थाना में दर्ज करते हैं, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन वगैरह में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है ना, मर्डर वगैरह कर दिया, उसके बाद आप देखते हैं रेप केस हो गया, ठीक है ना। ऐसे इस जुर्म में जो है हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना, रेप केस हो गया या कत्ल हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपने थाना में ये दर्ज करा, ठीक है ना, उसके बाद अब चार्जशीट फाइल होती है, ठीक है ना, 60 पेज की है। उस चार्जशीट के बाद आफ्टर चार्जशीट आपको, ठीक है ना, तो चार्जशीट हो गया आरोप पत्र, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम कहेंगे आरोप आरोप पत्र, ठीक है ना। चार्जशीट हो गई आरोप पत्र, ठीक है ना। तो उर्दू में इसके फ़र्द जुर्म, इसको फ़र्द जुर्म कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद आपका मैटर पहले तो थाने में रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैटर चला जाता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट में, ठीक है ना। फिर वहाँ आपको कोर्ट मजिस्ट्रेट आगे वकील वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें चला जाता है। ये हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप उस केस में, जब मर्डर हो गया, रेप हो गया, जब मतलब किसी का कत्ल हो गया, उस केस में आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉग्निजेबल जो है संगीन जुर्म जो आपने किया, तो आप इस केस के अंदर थाने में फंस सकते हैं, ठीक है ना। नॉन कॉग्निजेबल आप हम, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नॉन कॉग्नि, इसी के जो एगेंस्ट है, ठीक है ना। नॉन कॉग्निजेबल जो इतना संगीन नहीं है, एक नॉर्मल मैटर पे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीआर, जब उसमें हम एफआईआर दर्ज करेंगे, इसमें एनसीआर, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी, मान लो कि आपका मोबाइल गुम हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं होगी ना, उसमें एनसीआर दर्ज होगी, ठीक है ना। एक नॉर्मल मैटर है, मोबाइल गुम हो गया, आप बात आप लिखेंगे मिल गया तो ठीक है, दैट इज़ वन। अगर नहीं मिला तो आल्सो वेरी नाइस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि आपका लाइसेंस गुम गया, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया, या कुछ और को डॉक्यूमेंट गुम गया, या मान लो कि आधार कार्ड आपका गुम गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका वोटर कार्ड गुम गया, ठीक है ना, या वोटर कार्ड गुम हो चुका है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। ये सब डॉक्यूमेंट अगर किसी मैटर में अगर कोई चीज़ आपकी गुम गई, आप थाना में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका पुलिस स्टेशन में गए, उसके बाद आपका एनसीआर लिखेंगे, ठीक है ना। वो एफआईआर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझने की ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ एनसीआर लिखी जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो खुद कोशिश करेंगे, बोलेगा ना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मिल गया, तो ये लिखेगा ज़रूरी, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन, ये दो चीज़। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, ठीक है ना। बड़ेपन से दिखाता हूँ आपको। ज़ीरो एफआईआर, ठीक है ना। ज़ीरो एफआईआर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ज़ीरो एफआईआर ऐसी एफआईआर होती है, इफ़ द एफआईआर रिटर्न इन अदर पुलिस स्टेशन, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एफआईआर। अगर आपका पुलिस स्टेशन जो है, मान लो कि आपका पुलिस स्टेशन, तो उस पुलिस स्टेशन के अलावा किसी और पुलिस स्टेशन में या दूसरी स्टेट में कहीं लिखी गई एप्लीकेशन, तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो एफआईआर, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो एफआईआर, ठीक है ना, जो किसी और स्टेट में लिखी गई। मतलब एफआईआर को अब एक नंबरिंग दी जाती है, जैसे वटे में दी जाती है 335, इस नंबर के तहत बंदे को फंसाएगा, मतलब, ठीक है ना। वो एफआईआर होती है। ज़ीरो एफआईआर हो गया जो आप मतलब किसी और पुलिस स्टेशन, वो आप नंबर नहीं, वो नीचे लिख देंगे वटे में, लेकिन ऊपर ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उनको पहचान रहती है कि ये मतलब किसी और बंदे ने की थी, दूसरी स्टेट वाले ने, ठीक है ना। वहाँ उसको बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर। किसी और पुलिस स्टेशन में जो आपकी एफआईआर दर्ज की, कई लोग देखा आपने पुलिस स्टेशन में मतलब केस करते हैं, वो दूसरे
फिर दूसरे पुलिस स्टेशन में कर देते हैं, हालांकि उनका पुलिस स्टेशन नज़दीक होता है, लेकिन फिर दूसरे कर देते हैं, 0 एफ लग जाती है वहाँ, ठीक है ना, यही होती है 0 ठीक है ना। इसमें इफ़ द एफ आई रिटर्न अनदर पुलिस स्टेशन दैट इज़ कॉल्ड 0 एफ ठीक। उसमें क्या होता है सब, उसके बाद मान लो कि आपका केस चला गया पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना, किसी ने FIR आपके खिलाफ दर्ज की थी। सबसे पहले क्या होता है, ठीक है ना, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन होते हैं। आपको किसी ने मारा है, पीटा है, ठीक है ना, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप कोर्ट वगैरह में चल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कोर्ट, और दूसरा उसको आपको, ठीक है ना, उसके बाद थाना या पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप FIR दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। अब दफ़ा 156 के तहत, ठीक है ना, 156 के तहत आप कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ मतलब लिखवा सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है ना। तो दूसरा, अगर आप देखा जाए दफ़ा 154 के तहत आप पुलिस स्टेशन में लिखा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में 154 के तहत आप उस बंदे के खिलाफ, एक्यूज पर्सन के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि इस बंदे ने मेरे पास इतना मेरे पर जुर्म किया, ये किया, मेरे को कत्ल करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो वो जो भी है वो आप लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कि आपका, अब यहाँ मैटर एक और है कि मान लो कि आपको पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस वाला वो आपकी FIR नहीं दर्ज कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसको आप क्या कर सकते हैं, अब पुलिस वाले कहीं बीच से मिक्स होते हैं, हालांकि होते नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई है, ठीक है ना, तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं। अगर मान लो अनपढ़ बंदा है तो थोड़ा सा, अगर आप उस तरीके से बोलेंगे ना, देखो वो ज़रूरी, अगर बोलेंगे इफ़ द पुलिस अगर नॉट रिटर्न दैट FIR अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन दैट देन विल बी टेक द एक्शन अनदर पुलिस स्टेशन में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा या अनपढ़ है, वो उसको अनपढ़ है अगर कह सकेगा कि अगर मेरी आप एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं या रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, मैं मान लो कि आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है ना। कहता है मैं आपके खिलाफ एक 166A के तहत आप CRPC में पुलिस वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्राइमिनल प्रोसीजर कोड जो है, वहाँ आप इसके खिलाफ पुलिस वाले को 166 दफ़ा 166A के तहत आप पुलिस वालों पे भी एक्शन ले सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा है थोड़ा फिर बोल सके, फिर उस तरह से बंदा, तो इफ़ यू विल नॉट रिटर्न माई FIR दैट एंड वी टेक एक्शन लीगल एक्शन अगेंस्ट यू बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 166A, ठीक है ना। ये आप इतना कह देंगे, वो ज़रूर खुद ब खुद लिख लेगा एप्लीकेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके खिलाफ इसने FIR दर्ज कर दी है, ठीक है ना, अब पुलिस को तो FIR दर्ज होगी, उसने तो ढूंढना आपको, ठीक है ना, वो वारंट वगैरह निकालेंगे, ठीक है ना। आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है ना, मान लो अगर आपने गलती की नहीं, ठीक है ना, आपको ऐसे कई लोग मैंने देखे ऐसे फंसा देते हैं, ठीक है ना। तो आपने गलती की नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्या है कि आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, एंटीसिपेटरी जो बिल होती है, ठीक है ना, एंटीसिपेटरी बिल अगर आप लेंगे ना, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। देखो क्या होता है, जब आपने गलती की नहीं, आपको बिला वजह किसी ने फंसा दिया किसी केस में, मान लो, ठीक है, आप पुलिस वालों आपके प्लस आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, ठीक है, आप तुरंत उसी जल्दी में आप क्या करो, हाई या कोर्ट मजिस्ट्रेट में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ से क्या ले लो, एंटीसिपेटरी बिल आज को आपको जज दे देगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो एंटीसिपेटरी बिल कुछ दिनों के लिए होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, फिर आप खुले घूम सकते हैं, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। आप जब वो पकड़ने आएंगे तो आप एंटीसिपेटरी बिल दिखाएंगे, तो वो किस लिए होती है कि आप, जब तक आपको कुछ मोहलत बीच में दी जाएगी जब कोर्ट की तरफ से, तो आप उस वक्त अपना जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो दिखाएंगे, लीगल एविडेंस कि मैंने गलती नहीं की थी, मैंने कत्ल नहीं किया था, या मैंने ये नहीं किया था और मुझे गलत तरीके से फंसा रहे हैं। तो वो जब तक आप कोर्ट को दिखाएंगे तब तक आप फ्री एंड फेयर घूम सकते हैं, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये एंटीसिपेटरी बिल है, ठीक है ना, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह आप रेगुलर बिल ले सकते हैं जेल से, ठीक है ना। वहाँ आपको क्या दिखाना है, लीगल एविडेंस, जो आपने मतलब वहाँ वीडियो होगी, जिस वीडियो कॉलिंग होगी, मैं उस दिन उस जगह पे था ही नहीं लेकिन मुझे फंसा दिया गया, ठीक है ना। होता है वीडियो कॉलिंग हो गई, या कैमरा CC कैमरे की वजह से आप वीडियो कॉलिंग ले सकते हैं, या फोटोग्राफ हो गया, या किसी वजह से भी आपके मम्मी पापा हैं,
उनको बता सकते हैं ये मैंने वहाँ नहीं था, उसके बाद उनको लेकर सबूत पेश करना, मतलब आपको लीगल एविडेंस, मतलब ऐसा सबूत बताना जो मानने में होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है ना, फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर फिर आपको लगता है कि ये बंदा नहीं मानता है, ठीक है ना, फिर भी बोल रहा है, अगर नहीं आपको फिर फंसा रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, 482 CRPC क्राइमिनल प्रोसीजर कोड के 482 धारा जो है दफ़ा, उसके खिलाफ आप उस बंदे के खिलाफ सेक्शन 501 के तहत आप उस बंदे को भी फंसा सकते हैं, ठीक है ना, कोर्ट में। तो उसमें क्या होता है कि उस पर आप उल्टा लगवा सकते हैं, उस पर क्या लगवाएंगे, देखिए अगर फिर बंदा आप नहीं मानता, फिर सेक्शन 500(0211) जो है, ये सेक्शन में आपको ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये 482 CRPC, ठीक है ना, इसके तहत आप लीगल एविडेंस दिखाएंगे। उसके बाद जो सेक्शन है इसमें कहते हैं लीगल एविडेंस दिखाने, उसके बाद आपको जो है सेक्शन 500, ठीक है ना, 500, उसके बाद ठीक है ना, इसमें क्या होता है उस बंदे के ख़िलाफ़ आप कि इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, ठीक है ना, कोर्ट में जाकर इसने मेरी इज़्ज़त लूटी है या मेरे को गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया है, उस बंदे को जिसने आप पर जिसने केस किया है, उसको आप इसके तहत कोर्ट में फंसा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर फिर भी बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, अब आपके पास देखो क्या ऑप्शन होता है, फिर भी बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, मान लो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, तो आप क्या करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले तो मजिस्ट्रेट वगैरह में हो जाता है या थाने में, मसला तो हल हो जाता है, लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट मैटर लेवल पे चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर हाई कोर्ट, फिर ऐसे आगे चलता रहेगा। फिर जो सच्चाई है वो कभी छुपती नहीं है, आपको समझ, सच्चाई जो है कभी छुपती नहीं है, एक दिन ज़रूर सामने आ जाती है, कितना छुपाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो डालता रहूँ, इस तरह आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। हो सकता है कि मेरी इस लिखने की वजह से या इस वीडियो की वजह से किसी को बेनिफिट हो सके, तो मर्ज़ी है आपका, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, वो फोर्सफुली नहीं कहता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे, मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आगे फिर कल मैं IPC की धारा वगैरह बताऊंगा आपको, मतलब जैसे किसी ने कत्ल कर दिया है तो कौन सा, मतलब है ना, कत्ल कर दिया है तो कौन सा उस पर किस दफ़ा के साथ लगेगा, ठीक है ना। कत्ल करने पे 302 दफ़ा 302 लगता है, ठीक है ना। ऐसे आपको धाराएँ बताऊँगा, सेक्शन वगैरह, ठीक है। 376 क्या होता है, ठीक है ना। 395 क्या होता है, ऐसे ही 307 जो है कत्ल करने की कोशिश की तो 307 लगेगा, ठीक है ना। कोशिश की उस जुर्म में आप, इसके तहत आप रिपोर्ट लिखाएंगे थाने में, ठीक है, तो मेरे को कत्ल करने की कोशिश की, ठीक है। इसी तरह आप कंटिन्यू मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तब, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।